हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सेट 2023 जो आपका होने वाला है 26 मार्च को। उसके पहले पार्ट नंबर 3, वीडियो नंबर 3 आपके PYQ का। और जो कि हमारा सब्जेक्ट है, क्या हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान। कई सालों बाद ये एग्जामिनेशन हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इसकी मौका मिला है आपको एग्जामिनेशन सेट एग्जामिनेशन क्लियर करने का, तो इसके लिए भरपूर प्रयास कीजिए। और अगर अब ये 2023 में हो रहा है तो 2024 के लिए 25 के लिए आपके लिए आगे लाइन खुल गई है। तो चुनाव है, तो इस दौरान आपका ये तो होने के चांसेस कंप्लीटली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि अब सेट एग्जाम जो हो सकता है आगे ये कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलते हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर और सॉल्व करते हैं वहाँ पे PYQs। और आप देख रहे हैं वीडियो नंबर 3। इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, वहां पे दोनों वीडियोस मिल जाएगी और प्लेलिस्ट बनी है अलग से RJ सेट की, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। हम कराते हैं आपकी तैयारी सेट एग्जामिनेशन की, आपकी नेट एग्जामिनेशन की। ठीक है, किससे संबंधित? आपके साइकोलॉजी से संबंधित। ठीक है, ओके। तो अब चलाते हैं हमारी मेटाडोर को सरपट। और ये देखिए प्रश्न नंबर 26, डेंड्राइट्स आर शाखिकाएं होती हैं। शाखिकाएं देखिए इस प्रकार से होती है। ठीक है, ये और यहाँ पे क्या होते हैं आपके, यहाँ पे अक्षतंतु यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो शाखिकाएं होती है रिसीविंग एंड्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपकी पूरी तंत्रिका कोशिका है, पूरा आपका न्यूरॉन है, ये पूरा सिंगल न्यूरॉन। तो यहाँ पे जो स्थित है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। और ये क्या करती है, रिसीविंग एंड ऑफ न्यूरॉन। कोई भी जो नवीन जानकारी है, नवीन जो सूचना है, उसको क्या करेंगे यहाँ पे रिसीव करेंगे। ठीक है, एक मिनट। ये जो रिसीव करेंगे कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे रिसीव करती है ये डेंड्राइट्स के ऊपर। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रेट स्ट्रैंड्स हैं, क्या ये सीधी शाखाएं हैं? सीधी नहीं होती है, आपने देखा होगा कई बार टेढ़ी मेढ़ी ये होती है। तो ऑप्शन नंबर ये भी हट गया। बोथ ऑफ द अबव सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रांसमिटिंग एंड्स ऑफ न्यूरॉन है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके, हो सकता है सवाल देखने मिल जाए, ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, या फिर एक्सॉन बटन्स या फिर टर्मिनल बटन्स, कुछ भी आपको नाम दिखे। रिसीविंग एंड कौन सा रहेगा किसी भी न्यूरॉन का, हमेशा आपके जीवन में डेंड्राइट्स ही रहेंगे। ठीक है, डेंड्राइट्स जो करते हैं, यहाँ से एक न्यूरॉन आता है, न्यूरॉन 1, वो क्या करता है यहाँ पे इस डेंड्राइट्स न्यूरॉन 2 को यहाँ से मैसेज दे सकता है, या कोई मसल सेल कहीं और से इंफॉर्मेशन आ रही है तो यहाँ पे डेंड्राइट पे क्या होगा, ये रिसीविंग एंड रहेगा, न्यूरॉन का ग्रहण स्थान रहेगा। ये जो यहाँ पे होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल। क्योंकि आपका जो अक्षतंतु है, जो एक्सॉन चला आ रहा है, क्या होता है यहाँ पे टर्मिनेट होता है। तो 26 नंबर का राजस्थान सेट के लिए सही उत्तर क्या है, रिसीविंग एंड्स ऑफ न्यूरॉन। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 बोल रहे हैं, कॉन्टूर्स डिटरमाइन सेंसेशन डिस्टेंस ब्राइटनेस शेप। आकृति रेखा निर्धारित करती है। इंग्लिश में थोड़ा सा एक सवाल डिफिकल्ट हो जाता है, बट हिंदी में जैसे ही आप देखते हैं सरल हो जाता है। ठीक है, आकृति रेखा निर्धारित करती है संवेदना, दूरी, चमकीलापन या फिर आकार। सिंपल से क्या आंसर है इसका, आपका शेप है ना। कोई भी आकृति, संवेदना की बात नहीं है, दूरी की बात नहीं, चमकीलापन की बात नहीं है, किसकी बात होगी, कंटूर्स डिटरमाइन आकृति रेखा की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, हम आकार की बात करेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पूछा गया है। ठीक इसी प्रकार से सवाल पूछा गया, कहाँ पे आपको सवाल पूछा गया, आपको नेट के अंदर भी। ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू, दीर्घकालीन स्मृति को विभाजित किया गया है। शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड सेंसरी मेमोरी, नहीं, ये कोई बात ही नहीं होती है। लघु स्मृति एवं संवेदी स्मृति, नहीं। डीप लेवल मेमोरी एंड सुपरफिशियल मेमोरी, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है, डीप रूटेड मेमोरी एंड शैलो मेमोरी, नहीं। सिमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, तो ये जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, अर्थगत स्मृति एवं प्रासंगिक स्मृति। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी यानी आपके 10वीं क्लास में आप जब फेल हुए, पास हुए, टॉप किया आपने, कॉलेज में जब आपने कॉलेज बंक किया, पहली बार अपने दोस्त सहेली सखा के साथ जब आप घूमने गए, है ना, वो सब कहाँ स्टोर होता है, वो सब स्टोर होता है आपकी एपिसोडिक मेमोरी के अंदर। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो सब प्रासंगिक है, वो सब आपके जीवन की क्या है, वो सब घटनाएं हैं। ठीक है, घटना परक स्मृति भी से कहा जाता है। वो सब क्या है, आपके जीवन की घटनाएं हैं, वो सब कहाँ स्टोर होंगी, आपके LTM में। और सिमेंटिक मेमोरी जो होती है, अर्थ, है ना, आजादी का अर्थ, देशभक्ति का अर्थ, गुलामी का अर्थ, दृष्टि का अर्थ, ये सब कहाँ होता है, ये सब के क्या होते हैं, आपके मीनिंग होते हैं।
आपके अर्थ होते हैं और इन अर्थ का मतलब ये अर्थ कहाँ छुपे होते हैं? छुपे होते हैं आपके एलटीएम में, यानी कि आपके हिपोकैम्पस के अंदर। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, यानी कि पूछ रहे हैं यहाँ पे एल्गोरिथम इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ। ठीक है, एल्गोरिथम एक नियम है। ठीक है, तो एल्गोरिथम किसका नियम है? क्या ये क्रिएटिव थिंकिंग का नियम है? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का नियम है? क्या ये कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का नियम है? या फिर ये ह्यूरिस्टिक्स का नियम है? सृजनात्मक चिंतन की बात करता है, अन्वेषण की बात करता है, समस्या समाधान का बात करता है, या फिर संप्रत्य निर्माण का बात करता है? तो एल्गोरिथम आप जानते हैं जिस प्रकार से कोई भी मशीन कैसे काम करती है, एक एल्गोरिथम पे काम करती है। जैसे अब यूट्यूब की बात भी करें, एक एल्गोरिथम पे काम करता है, देखा सुना होगा आपने। तो यहाँ पे क्या जो यूट्यूब है, ये कोई क्रिएटिव थिंकिंग करता है? नहीं। ह्यूरिस्टिक नहीं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन नहीं। क्या काम होता है इसका एल्गोरिथम का? प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी समस्या का क्या करना है हमको? समाधान करना है। ठीक है, उसको कैसे कर सकते हैं हम? केवल किसी न किसी एल्गोरिथम से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये एल्गोरिथम क्या होता है? पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, इस प्रकार से लाइन बाय लाइन आपका एल्गोरिथम काम करता है। यदि ये हुआ तो ही ये होगा। मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं ये वाला सवाल। ठीक है, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करना होगा आपको? इसके लिए आप ऐसे सॉल्व करेंगे, आपका उत्तर हमेशा गलत निकलेगा। इसके लिए किसका इस्तेमाल करना होगा सॉल्व करने के लिए? आप यहाँ पे कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे क्या? अन्वेषण का इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे आप नहीं कर सकते इसको सॉल्व करने के लिए। क्या इसके द्वारा कोई कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो रहा है, कोई संप्रत्य निर्माण हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पे आप क्रिएटिव थिंकिंग करके क्या कर लेंगे? आप हो सकता है आपका आंसर 4 आए, किसी और का 5 आएगा, किसी और का 6 आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी बात नहीं होगी, ना ही ये सृजनात्मक चिंतन की बात करता है। बात किसकी करेगा ये एल्गोरिथम? हमेशा समस्या समाधान की। अब ये आपके पास समस्या है, इसका समाधान के लिए आपके पास एल्गोरिथम क्या कह सकते हैं हम? बॉड मास। ठीक है, बॉड मास का इस्तेमाल करके आप जो ये सवाल दिया हुआ था ऊपर यहाँ पे अभी, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको मदद करता है ये आपका एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ह्यूरिस्टिक के बारे में पढ़ना होगा। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका फॉर्मल, एक होता है आपका इनफॉर्मल। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर। यहां पे देखिए प्रश्न नंबर 30, द स्टडी ऑफ वर्ड एंड कंसेप्ट मीनिंग इज नोन एज सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, डिनोटेशनल मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग। ठीक है, शब्द एवं संप्रत्यय के अर्थ के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, जब आप इसका अध्ययन कर रहे हैं किसी शब्द का और उसके कंसेप्ट का जो अर्थ है उसका अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका सिमेंटिक्स। ठीक है, सिमेंटिक्स कहलाता है आपका। ये कोई वाक्य विन्यास नहीं, वाक्य विन्यास तो ये है कि कैसे कैसे जमेगा उसकी बात होती है। उपलक्षण डिनोटेशनल मीनिंग की बात भी नहीं है और ये कॉनोटेटिव मीनिंग की बात भी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे आप अर्थ अर्थ देके कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन किसी भी अभी हमने ऊपर देखा ना वहां पे सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, सिमेंटिक मेमोरी क्या है? किसी चीज का अर्थ है ना। आपने आजादी है, आजादी का क्या है? आपने एक सिमेंटिक बनाया हुआ है, इसका अर्थ बनाया हुआ है जो कहाँ पे स्टोर है? आपके एलटीएम में स्टोर है। ठीक है, तो ये बात किसी करता है शब्द एवं संप्रत्यय के अर्थ के जब हम अध्ययन करेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? हम सिमेंटिक्स कहते हैं, सिमेंटिक स्टडी कहते हैं। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ओर। यहाँ पर देखिए अब प्रश्न नंबर 31, थर्स्ट ट्रिगर्ड बाय लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ऑस्मोरिसेप्टर्स इज कॉल्ड। ऑस्मोरिसेप्टर से जल की कमी होने से होने वाली प्यास को क्या कहते हैं? क्या हम उसको सेल्यूलर रिहाइड्रेशन कहते हैं? क्या उसको हम हाइपोवोलेमिया कहते हैं? क्या हम उसको सेल्यूलर डिहाइड्रेशन कहते हैं? या फिर उसको हम डबल डिप्लेशन हाइपोथेसिस कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? जैसे ही आपका लॉस होता है पानी का, कहाँ से? आपके ऑस्मो रिसेप्टर से। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका सेल्यूलर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जानते हैं ना, जब से क्या होता है आपके शरीर में, बॉडी में पानी की कमी होती है। कब होता है? अक्सर आपके ये गर्मियों में होता है, बॉडी में शरीर में पानी की कमी होती है। तो ये डॉक्टर कहता है कि आप क्या हो गए हैं, बॉडी आपकी क्या होती है? डिहाइड्रेट होती है। आपकी बॉडी को क्या रखना है? हाइड्रेट रखना है। ठीक है, यानी उसको पानी आपको क्या करना है? देते रहना है। ठीक है, तो जब आपको प्यास लगती है बाय लॉस ऑफ वाटर, पानी की जल की कमी होने से, जल लिख दिया है, पानी भी लिख देते, ठीक है, जल लिख दिया है, कमी। और जल का सवाल देखिए कहाँ पूछ रहे हैं? जहाँ पे जल ही नहीं है। खैर वो सब ठीक है। होने से होने वाली प्यास को क्या कहते हैं? हम कहते हैं कोशिका निर्जलीकरण। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? कोशिका कौशिका है, कौशिका निर्जलीकरण। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम अगले सवाल के और यहाँ पूछ रहे हैं एटीट्यूड्स आर मेड ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड, इसको कराया था आपको। ठीक है, अच्छे से वीडियोस देखेंगे जो नेट वाले बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे बड़े ही आसानी से सवाल मिलेंगे, उनको आता है चीजें। और देखिए किस प्रकार से सवाल है यहाँ पे। एटीट्यूड्स आर मेड ऑफ कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड, आपको बताया था क्या बुक करनी है? आपको कैब बुक करनी है। ठीक है,
आंसर आपको मिल गया है और वही उसका क्या है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 2 बिहेवियरल कंपोनेंट की बात करता है। ठीक है, अभिवृत्तियां क्या होती हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारिक। संभव्य, सब संभव्य ऐसे भी याद कराया था ना आपको। अभिवृत्तियां क्या होती हैं? याद रखिए, कैब हमेशा बुक करेंगे जब भी क्या करना होगा आपको, एटीट्यूड का निर्माण करना होगा। ये वो वाला एटीट्यूड नहीं है कि लड़की सुंदर दिखी, लड़का सुंदर दिखा, बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, दिखा रही है, वो वाला एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड जो है किससे बने होते हैं? आपके संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारिक घटक उसके अंदर होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर 2 बिहेवियरल कंपोनेंट। कॉग्निटिव सी ए बी, ए बी सी मॉडल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अगर सवाल आपको देखने मिले एबीसी मॉडल कहाँ पे होता है, तो होता है आपके अभिवृत्तियों में, आपके एटीट्यूड के अंदर। संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं व्यवहारिक घटक। अगर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट करके बताइए कि ये मॉडल किसने दिया हुआ था। अब देखते हैं हम अगला सवाल। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, ये देखिए आसान सवाल है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये जो सवाल है, ये इन विच ग्रुप द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट। निम्न में से किस समूह में परतंत्र चर उपस्थित होता है? ठीक है, डिजायर्ड ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या फिर इक्विवेलेंट ग्रुप। बांधित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, समतुल्य समूह। प्लीज आप लोग इसका आंसर बताइए। हमको नहीं मालूम है इसका आंसर, प्लीज कमेंट करिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, हमको नहीं आता, प्लीज आप लोग बताइए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर क्या होगा कि आपका आईवी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 की। एक बहुत ही अच्छा सवाल, द रिवर्सल ऑफ परसेप्चुअल डिफेंस इज। प्रत्यक्षात्मक रक्षा का विपरीत होता है, क्या होता है? परसेप्चुअल विजिलेंस, परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड, सबलिमिनल परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। प्रत्यक्षात्मक निगरानो, प्रत्यक्षात्मक देहली सीमा, अवचेतन प्रत्यक्षीकरण, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। इनमें से क्या होता है? आपका यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसका रिवर्सल क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो दो चीजें साथ में चलती हैं, ये है आपका पी डी और ये है आपका पी वी, यानी आपका परसेप्चुअल डिफेंस और परसेप्चुअल विजिलेंस, पी डी एंड पी वी। प्रत्यक्षात्मक रक्षा जो है प्रत्यक्षात्मक निगरानों का विपरीत है, इसका अपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है, ऐसी कोई स्टिमुलस है जो क्या करती है, आपको परेशान करती है, तो क्या करेंगे आप उसको नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, इतना अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। रिवर्सल क्या है? परसेप्चुअल विजिलेंस का, परसेप्चुअल डिफेंस और इसका जस्ट वाइस वर्सा। तो अगर इस परीक्षा में पूछा जाए आपसे विजिलेंस के बारे में, तो आप क्या करेंगे, उसको डिफेंस के रूप में अलग से इस्तेमाल करेंगे। सबलिमिनल परसेप्शन की बात नहीं है यहाँ पे कि आपको पॉपकॉर्न दिखा रहे हैं टीवी के बीच में तो आप उसको खरीदने जाएंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं यहाँ पे, देखिएगा क्या पूछा गया है आपसे। वेस्लर के बारे में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 35 के बारे में देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 35 में क्या बोल रहा है, इन विच कैटेगरी वुड यू पुट द वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट। वेस्लर बुद्धि परीक्षण को आप किस श्रेणी में रखेंगे? वर्बल परफॉर्मेंस, नॉन वर्बल, वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट, शाब्दिक परीक्षण, क्रियात्मक, अशाब्दिक और शाब्दिक एवं क्रियात्मक परीक्षण। तो इनमें से आप वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट को किसके अंदर रखेंगे? क्या केवल ये शाब्दिक परीक्षण है? क्या केवल ये परफॉर्मेंस है? क्या ये नॉन वर्बल? नॉन वर्बल तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता इसका। ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 4 शाब्दिक एवं क्रियात्मक परीक्षण है। ठीक है, वर्बल टेस्ट भी है, ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस टेस्ट भी है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 वर्बल एंड परफॉर्मेंस दोनों है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर है, वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट है। इस इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर क्या करना है आपको, शाब्दिक रूप से भी आपका परीक्षा ली जाएगी, आपका टेस्ट होगा, और परफॉर्मेंस बेस पे भी क्या होगा आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, किसके? आपके इंटेलिजेंस का। ठीक है, ओके। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 36। ये सवाल देखिए 2021 में आपको यहाँ पे रिपीट किया गया था। 2021 में मतलब यूजीसी नेट के संदर्भ में बात हो रही है। विच फार्मूला इज यूज फॉर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आईक्यू के लिए हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं? ठीक है, MA गुणा CA बटा 2, CA बटा MA गुणा 100, MA बटा CA गुणा 100 और 100 बटा MA गुणा CA। ठीक है, बुद्धि लब्धि के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? सबको मालूम है, ऑप्शन नंबर 3 मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज MA अपॉन CA इंटू 100। ये जो है इसका सही उत्तर है। अगर ऐसा लिखा होता CA अपॉन MA इंटू 100 तो क्या ये सही होता? बताइए जरा, है ना? ये सही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, सही नहीं है, ये भी 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 सही नहीं है। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3 MA अपॉन CA इंटू 100। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो इस बार क्या पढ़ के जाइएगा आप, अच्छे से आप डेविएशन IQ पढ़ के जाइएगा।
ठीक है, ये क्या होता है, क्या मसला है इसका, कैसे निकल के आया। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट टेट इज मेड बाय, टेट किसने मेड किया 1935 में, बताइए 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 किसने मेंटेन किया इसको, हेनरी मरे, सीटी मॉर्गन, हेनरी मरे एंड सीटी मॉर्गन, अल्पोर्ट। विषय आत्मबोधन परीक्षण टीएटी, विषय आत्मबोधन परीक्षण का निर्माण किसने किया है, हेनरी मुरे, टीसी मॉर्गन, हेनरी मुरे और सीटी मॉर्गन, जी अल्पोर्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ये टीसी मॉर्गन और यहाँ पे देखिए सीटी मॉर्गन, टीसी एंड सीटी। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सीटी दिया हुआ है, यहाँ पे भी सीटी दिया हुआ है। तो ये ऐसा क्यों हिंदी वालों के साथ, ठीक है। यहाँ पे इतने में भी कंफ्यूजन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सही उत्तर मालूम है तो सही उत्तर क्या है, वैसे उत्तर गलत है ये दोनों। सही उत्तर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 3 हेनरी मरे और सीटी मॉर्गन। सीटी मॉर्गन ने, इनका पूरा नाम क्या है, क्रिस्टियाना टी मॉर्गन। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया था आपका विषय आत्मबोधन परीक्षण टीएटी, यहाँ पे आपका बनाया गया था, ठीक है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका, पर्सनैलिटी के लिए, ठीक है। हो सकता है ये सवाल भी पूछ ले कि इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ऊपर। प्रश्न नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मोटिव। अच्छे सवाल पूछता है आरजे सेट, तैयार रहिएगा इस बार भी। तो सेकेंडरी मोटिव कौन सा है, दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो सेकेंडरी मोटिव कौन सा है पूछ रहा है यहाँ पे आपको, क्या आपकी थर्स्ट जो है, प्यास है, वो आपका सेकेंडरी मोटिव है, क्या शारीरिक संपर्क आपकी सेकेंडरी मोटिव है, क्या उत्सुकता आपका सेकेंडरी मोटिव है, या फिर धन की इच्छा आपका सेकेंडरी मोटिव है, कौन सा प्रेरक गौण है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है इसका, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 डिजायर फॉर मनी। धन की इच्छा है जो आपका सेकेंडरी मोटिव है, प्यास आपको पहले लगेगी, शारीरिक संपर्क की आवश्यकता भी आपको जरूरी है, और यहाँ उत्सुकता की कोई बात नहीं है, यहाँ पे हो सकता था भूख, ठीक है। ये सब किसके अंदर आएंगे, भूख, शारीरिक संपर्क और प्यास किसके अंदर आएंगे, ये आएंगे आपके प्राइमरी मोटिव के अंदर, प्राथमिक गौण के अंदर आएंगे ये, ठीक है। प्राथमिक प्रेरक के अंदर आएंगे, और सेकेंडरी मोटिव के अंदर क्या आता है आपका डिजायर फॉर मनी। प्रश्न नंबर 38। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 39 के ऊपर। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट oneself to a new situation. Who has given this definition? डेफिनेशन कौन, विलियम स्टर्न, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, इन्होंने बताया था, ऐसे ही सबकी नोट कर लीजिए किसने क्या बताया था, इसमें बताने ऐसा कुछ नहीं है। प्रश्न नंबर 40 की बात करें, वाई अ टेस्ट, बुद्धि परीक्षण को बैटरी क्यों कहते हैं, वाई अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड अ बैटरी, ठीक है। बैटरी क्यों कहा जाता है किसी भी इंटेलिजेंस के टेस्ट को, बिकॉज इट इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट, अच्छा, बिकॉज इट इज अ नंबर ऑफ सब टेस्ट, बिकॉज इट टेक्स मोर टाइम देन अदर टेस्ट, बिकॉज इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि वह निष्पादन परीक्षण है, नहीं, क्योंकि उसमें अनेक उप परीक्षण होते हैं, यस। बैटरी क्यों कहा जाता है कि उसके अंदर क्या होते हैं और सब टेस्ट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, इसलिए उसे बैटरी कहा जाता है, बिकॉज इट इज अ नंबर ऑफ सब टेस्ट, ठीक है। ये सब बातें जो हैं, ये सब इनका कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या होते हैं, अनेक सब टेस्ट होते हैं, टेस्ट के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर टेस्ट, जैसे आपकी हेडिंग के अंदर क्या होती है, सब हेडिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी बैटरी के अंदर भी होता है। अब चलते हैं हम अगले सवाल के ऊपर और आखिरी के 10 सवालों के ऊपर। फैंटेसी इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, फैंटेसी जो है, फैंटेसी इज अ टाइप ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक थिंकिंग, इवेल्यूटिव थिंकिंग। स्वैर कल्पना एक प्रकार की अभिसारी चिंतन है, सृजनात्मक चिंतन है, मूल्यांकन चिंतन है, स्वली चिंतन है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका ऑर्टिस्टिक थिंकिंग। फैंटेसी इज अ टाइप ऑफ ऑर्टिस्टिक थिंकिंग, इन तीनों में से कुछ भी नहीं, ना ही अभिसारी है ना ही मूल्यांकन है। ये देखिए सवाल पूछ लिया गया आपसे स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, प्रश्न नंबर 42 के अंदर क्या पूछ रहे हैं, द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ डिविएशन आईक्यू, आईक्यू का फॉर्मूला क्या था, MA/CA × 100। अब क्या पूछ रहे हैं, डिविएशन आईक्यू क्या होता है, +-15, +-15। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, किसके अंदर, आपके वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के अंदर, ठीक है। स्टैनफोर्ड भी नहीं आ जाएगा तो वहां पे अलग हो जाएगी बातें। अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर, प्रश्न नंबर 43 के ऊपर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज अ वाइटल रोल इन कैनन-बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। अच्छा सवाल है ये कि कैनन-बार्ड थ्योरी के अंदर कौन रोल प्ले करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है संवेग के कैनन-बार्ड के सिद्धांत के अनुसार, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, थैलेमस।
इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है बताइए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका कैनन बार्ड थ्योरी के अंदर होता क्या है कि आपका जो अराउजल है एएनएस और आपका जो ब्रेन है यह करेगा, ये फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है आपका, ये साथ में काम करता है ना, दोनों साथ में काम करता है। सेकेंड थ्योरी है ये, दोनों क्या करते हैं यहाँ पे, साथ में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज अ वाइटल रोल इन कैनन बार्ड थ्योरी। सीबी थ्योरी की बात करेंगे तो आपका यहाँ पे बताते हुए बड़ा ही ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको यहाँ पे आंसर की में गलत उत्तर यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। आंसर की में क्या दिया हुआ है, आंसर की में दिया हुआ है इसको आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस नहीं होता है, ये क्या होता है, ये होता है आपका थैलेमस। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। राइट आंसर क्या है, थैलेमस है। अगर आपको आता है सवाल तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप आरजे सेट का जो लास्ट आंसर की थी उससे जाइए, करेक्ट नॉलेज ये है आपका थैलेमस। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर यही सवाल देखने मिलता है तो क्या करिएगा। हो सकता है 10 साल 15 साल का फर्क आ चुका है तो शायद अब वो थैलेमस दे दे। ठीक है, तो ये आप अपने रिस्क पे देखिएगा क्या करना है, लेकिन आइडियली क्या करना चाहिए आपको, ये थैलेमस ही करना चाहिए। ठीक है, आपको आंसर थैलेमस करना चाहिए। अगर आपकी जगह हम होते तो किसको आंसर करते, हम थैलेमस को आंसर करते। ठीक है, ओके, आप भी ध्यान रखिए और आपको भी क्या करना है, थैलेमस को ही आंसर करना है। इसको मारिए गोली, इसको आंसर करेंगे आप थैलेमस को ही आंसर करेंगे, क्योंकि थैलेमस जो ही है कि आपको ये मालूम है कि सेंसरी ऑर्गन जितने भी होते हैं सब चीजें कहाँ जानकारी जाती है, आपके थैलेमस के पास जाती है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कैनन बार्ड की थ्योरी यही कहती है, काफी जल्दी हो रहा है आराम से बोलते हैं। कैनन बार्ड की थ्योरी यह बोलती है कि क्या होता है आपका जो थैलेमस है, ठीक है, अरे पूरा समझाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, इधर आइए। चलिए शुरुआत करते हैं कहाँ से, आपकी जेम्स लैंग थ्योरी से। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा थैलेमस क्यों बोला जा रहा है। जेम्स लैंग थ्योरी के अंदर क्या बोलते हैं कि पहले क्या होगी, आपके शारीरिक क्रियाएं पहले होंगी। ठीक है, शारीरिक क्रियाएं होंगी, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका क्या होगा, शारीरिक क्रियाएं होंगी। आप देख रहे हैं ट्रेन छूट रही है तो क्या होगा आपका, शारीरिक क्रियाएं, आप घबराएंगे। उसके बाद आपको जो अनुभव किसका होगा, आपको सेकेंड रिस्पॉन्स आपको डर का अनुभव होगा। वहां पे यहाँ पे आप क्या करेंगे, इमोशन महसूस करेंगे आप सेकेंडली। ठीक है, तो यहाँ पे जेम्स लैंग के अनुसार, जेम्स लैंग थ्योरी के अनुसार क्या होता है आपका, आपका शारीरिक क्रियाएं बॉडीली जो आपकी रिस्पॉन्स पहले करेगी, उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे डर की अनुभूति होगी। लेकिन वहीं पे जब बाद में कैनन बार्ड आते हैं, कैनन अलग है, वॉल्टर कैनन और बार्ड अलग है। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, अलग अलग लोग हैं ये दोनों, और दोनों ने मिलकर साथ में एक ही चीज पे काम कर रहे थे, तब जाके उन्होंने ये थ्योरी को क्या किया, वहां पे डेवलप किया। ठीक है, इसमें जो कैनन थे किसके एक्सपर्ट थे, आपका जो परानुकंप नहीं अनुकंपी जो होता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसके ये एक्सपर्ट थे। ठीक है, ओके, तो उस पर काम करते करते उन्होंने क्या देखा कि आपके ब्रेन में क्या होता है, आपकी सब कॉर्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, सब कॉर्टिकल एक्टिविटी होती है उपवलकुटीय नहीं, उपवलकुटीय नहीं होगा, आप ऐसे ही ध्यान रखिए। सब कॉर्टिकल एक्टिविटी, कॉर्टिक क्या है आपका, वलकुट है, अलग अलग वलकुट है, उसी वलकुट में क्या होती है आपकी सब कॉर्टिकल एक्टिविटी होती है। जिसके बाद क्या होता है, आपको जो फिजिकल रिस्पॉन्स है और जो इमोशन है ये क्या होता है, आपको ये साथ साथ महसूस होता है। ये मान के चलिए क्या है, ये है आपका थैलेमस। ठीक है, ओके, अब क्या होगा, जितने भी आपके सेंसेस हैं, जितने भी आपके संवेदी अंग है, संवेदनाएं हैं, उनसे क्या होगा, जानकारी कहाँ पे आती है, आपकी आंख से, आपके कान से, आपकी त्वचा से, और जो भी सेंसेस है आपके सब कहाँ पे आता है, थैलेमस पे आता है। अब यही थैलेमस क्या करता है, थैलेमस यही आपका भेजता है एक साथ ही दो जगह पे, अकॉर्डिंग टू कैनन बार्ड थ्योरी। ठीक है, जो थैलेमस है, सारे सिग्नल तो आपको इतना मालूम है ना कहाँ पे आते हैं, आपके थैलेमस के ऊपर आते हैं। हाइपोथैलेमस का यहाँ पे काम ही नहीं है, तो आरजे सेट की बात है तो छोड़ दीजिए उसको। लेकिन थैलेमस का काम क्या होता है कि कोई भी जो आपको जो सिग्नल आ रहे हैं, सेंसेशन आ रही है, उसको लेके अलग अलग कॉर्टेक्स में, अलग अलग वलकुट में भेजना। तो ये थैलेमस ही क्या करता है, एक ही टाइम में, एक ही समय में क्या करता है, ये दो जगह भेजता है। एक कहाँ पे भेजता है, आपका एसएनएस में भेजता है, यानी कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो फ्लाइट एंड फ्लाइट वाला आपको होता है ना, हृदय गति का तेज होना, अनुकंपी वाला जो खंड होता है वहां पे भेजता है, और उसी के साथ साथ कॉर्टेक्स के अंदर भेजता है, यानी कि वलकुट के अंदर भेजता है इंटरप्रेट करने को। ठीक है, इसी आधार पे क्या बताया कि ये दोनों जब चीजें साथ में हो रही हैं तो आप जो इमोशन है उसको भी कैसे करेंगे, आप साथ साथ में महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी भी शेक्स होगी साथ में, और साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, आपको डर भी लग रहा है। ऐसा कहना था किसके अकॉर्डिंग, आपके कैनन बार्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। चलिए बहुत देख लिया काली स्क्रीन के ऊपर, अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसका उत्तर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेन प्लेज अ वाइटल रोल इन कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशन। आपका राइट आंसर क्या है, थैलेमस। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा आपका, हमेशा आपका थैलेमस होगा।
ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहां पे आपको आंसर की में गलत दिया हुआ है, उसको जाने दीजिए। राइट आंसर क्या है आपका? थैलेमस। हाइपोथैलेमस मत ध्यान रखिएगा। और इसको हम क्या कहते हैं? साथ ही में कहते हैं आपकी थैलेमिक। हाँ, थोड़ा बहुत ये करता है रोल प्ले, इसको मना नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार से सोचा होगा। थोड़ा बहुत आपका ये स्ट्रक्चर पास पास ही है तो उन्होंने सोचा होगा हाइपोथैलेमस होता है, लेकिन वाइटल रोल भाग महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण आपका थैलेमस ही होता है। ठीक है, अगर सोच लीजिए अगर थैलेमस में नहीं होगा कुछ भी तो कैसे होगा काम? नहीं होगा काम, है ना। थैलेमस इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 44 के ऊपर। विच इज द फर्स्ट, और ऐसे जो आपको आंसर की में गलत उत्तर देखने के आप आदी हैं तो आपको मिलते रहेंगे, इसमें कोई नवीन बात नहीं है, आगे भी मिलेगा, नेट में भी मिलता है, तो ये तो सेट का एग्जाम है। विच इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के अंदर अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान क्या है? क्या वहां फ्रीक्वेंसी आवृत्ति की बात होती है? क्या वहां डिफरेंशिएशन की बात होती है? विभेदन की बात होती है? क्या वहां पे जनरलाइजेशन की बात हो रही है? सामान्यकरण की बात होती है? ठीक है, तो ना ये दोनों तो नहीं है कंप्लीटली, विभेदन भी नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। क्या है यहाँ पे सही उत्तर? सही उत्तर है इसका आपका स्टिमुलस, उत्तेजना। देखिए यहाँ पे उत्तेजना लिख दिया है, आराम से यहाँ पे उद्दीपक लिख देते तो हिंदी भाषियों के लिए भी क्या होता है? सरल और आसान होता। आपको हिंदी भाषा जो है, भाषी मतलब जो एग्जाम देते हैं, ज्यादा देखते हैं, उनको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा उत्तर इंग्लिश वाले को मान के ही आप दें। ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है, 28 29 जितने भी राज्य हैं सब में क्या होगा? महत्वता किसको दी जाएगी? अंततः इंग्लिश को ही दी जाएगी, मान्यता इसी को दी जाएगी। जो इंग्लिश के अंदर जो लिखा है इसी को क्या माना जाएगा? इसी को आपका ट्रू स्कोर माना जाएगा। ठीक है, एरर वगैरह करते रहिए आप, लेकिन ट्रू स्कोर क्या रहेगा आपका? यही रहेगा जो आपका अंग्रेजी में लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा। तो किसी भी कंडीशनिंग के अंदर सबसे जरूरी चीज क्या होती है? फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका? स्टिमुलस होता है, उत्तेजना नहीं, उद्दीपक, है ना। यहाँ पे अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 45। देखिए अगेन सेम क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट जो है रिपीट कर दिया, फ्रॉइड की बातें। विच थ्योरी वाज यूज्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड टू एक्सप्लेन फॉरगेटिंग? इंटरफेरेंस थ्योरी नहीं, थ्योरी ऑफ डिसयूज नहीं, थ्योरी ऑफ यूज। उपयोग का सिद्धांत, अनुपयोग का सिद्धांत, व्याघात का सिद्धांत, इंटरफेरेंस की बात भी यहाँ पे नहीं हो रही है। सही उत्तर क्या है यहाँ पे? रिप्रेशन की बात करते हैं, दमन की बात करते हैं, दमन, रिप्रेशन, ऐसी स्मृतियां जिनको आप क्या करते हैं? आप दबाना चाहते हैं। बचपन में आपके साथ कुछ गलत काम हुआ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ कुछ गलत काम हुआ, उसको आप स्टिमुलस को वो वाले वापस आने ही नहीं देना चाहते हैं, आप उसको उत्पन्न ही आप नहीं होने देना चाहते हैं। क्यों? आप क्या करते हैं? उसकी स्मृति का आप दमन करते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने किसके थ्रू एक्सप्लेन किया? फॉरगेटिंग को, भूलने को, आपके दमन के सिद्धांत के अनुसार। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 46 यानी कि 46। हु हैज डेवलप्ड इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी? व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया है? मुरे, रॉरशाश, गेल्टन, मोरेनो। गेल्टन नहीं, मोरेनो नहीं, मोरे नहीं। मोरे ने क्या दिया था? अभी हमने देखा, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। टेट टेस्ट जो है किसने दिया है? हेनरी मरे और क्रिस्टियाना टी जॉर्डन, सी.टी. जॉर्डन। रॉरशाश ने हमको दिया था कब? आपके 1921 में। अगर आप सारे लेक्चर यूट्यूब पे भी देख लेते हैं तो आपका काफी ज्यादा अच्छा फायदा उसमें होगा। ठीक है, ओके। 1921 में मिस्टर रॉरशाश देते हैं आपको इंक ब्लॉट टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही उत्तर होगा 46 का। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 47। अगेन एक आसान सवाल, इसका उत्तर आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इसका सही उत्तर। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से कौन संबंधित है? जॉन डेवी, अब्राहम मास्लो, टिश्नर, वाटसन। स्ट्रक्चरलिज्म से कौन संबंधित है? टिक कर दीजिए। फंक्शनलिज्म से कौन संबंधित है? टिक कर दीजिए यहाँ पे। बिहेवियरिज्म से कौन संबंधित है? यहाँ पे टिक कर दीजिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम अगला सवाल यहाँ पे प्रश्न नंबर 48 के अंदर। प्रश्न नंबर 48 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं आपसे फॉल्स बिलीफ, मिथ्या विश्वास, फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस, मिथ्या प्रत्यक्षीकरण, फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन, फॉल्स मोशन। फॉल्स मोशन, फॉल्स बिलीफ, ये सब किसके अंदर आता है? और आपका इल्यूजन और डिल्यूजन क्या होता है? अगर आपको ये मालूम है तो आप इस सवाल को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा सवाल है ये। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे फॉल्स बिलीफ क्या हो रहा है यहाँ पे? मिथ्या विश्वास। तो इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है आपके डिल्यूजन से। ठीक है, यानी कि क्या है आपका? ये है आपका पराभ्रम। आपने क्या कर लिया? मिथ्या को ही विश्वास कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है? फॉल्स परसेप्शन इन एब्सेंस ऑफ स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस है ही नहीं, फिर भी क्या है? आप उसका क्या कर रहे हैं? उसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, मिथ्या को प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। वहां पे कोई आपको मारने आ रहा है ना? वास्तव में कोई नहीं है, घर में सब शांति में बैठे हुए हैं सोफा पे। आप क्या देख रहे हैं? कोई बाहर से आपको चाकू लेके मारने आ रहा है। ये क्या है? ये इसे हम कहते हैं हेलुसिनेशन, विभ्रम।
2 के साथ आपका डी। ये क्या है फिर आपका थर्ड है फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन, झूठी व्याख्या क्या है आपका, ये है आपका भ्रम, इल्यूजन, है ना। जादूगर का शो देखने जाते हैं वो क्या है, केवल झूठी व्याख्या है, वहां पे कोई कबूतर रहता नहीं है लेकिन आपको लगता है कबूतर है। और ये है फॉल्स मोशन, ये क्या है आपका फाइव फिनोमेना, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। फाइव फिनोमेना क्या है आपका, गति का भ्रम होता है आपको कि दो बिंदु जो है इस प्रकार से जल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ये लोग मतलब क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन इस प्रकार से चेंज कर रहे हैं, ए से बी, बी वाला ए में आ रहा है, ए वाला बी में जा रहा है, इस प्रकार से आपको क्या होता है, ये गति भ्रम होता है। ठीक है, तो 1 के साथ क्या जाएगा, 1 के साथ सी, 1 के साथ सी कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होता है। 1 के साथ सी, 2 के साथ डी, स्टिमुलस नहीं है फिर भी हेलुसिनेशन। थर्ड क्या है, बी आपका फॉल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेप्शन, इल्यूजन, और फॉल्स मोशन है आपका फाइव फिनोमेना। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 49 के ऊपर। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 49, मुलर लायर इल्यूजन इज अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिकल, साइकोलॉजिकल, जियोग्राफिकल इल्यूजन। मुलर लायर भ्रम है अंकगणित भ्रम, ज्यामिति भ्रम, मानसिक भ्रम या फिर भौगोलिक भ्रम। कैसे दिखता है मुलर लायर, आप देखिए यहाँ पे आपके समक्ष बनाते हैं, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से, ये पॉइंट, ठीक है, ओके। अब देखिएगा आप जादू, आप बताइए इन दोनों में से आपको बड़ी कौन सी प्रतीत हो रही है। ये है आपकी ए लाइन, ये है आपकी बी लाइन, बताइए इन दोनों में से आपको बड़ी कौन सी प्रतीत हो रही है। बड़ी आपको प्रतीत हो रही है ए वाली, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है आपका मुलर लायर इल्यूजन। मुलर लायर भ्रम क्या है, यही है, और ये क्या है, एक प्रकार का ज्योमेट्रिकल इल्यूजन है, एक प्रकार का ज्यामिति भ्रम है, ये ज्योमेट्रिकल इल्यूजन का मुलर लायर इल्यूजन। अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट 3 के आखिरी वीडियो मतलब आखिरी सवाल पे, प्रश्न नंबर 50 के ऊपर। मोस्ट ऑफ द इन्फेंट intelligence tests are meant to measure intelligence, perceptual ability, creative ability, sensory motor skills। अधिकतर शिशुओं लिखते शिशुओं के बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं, क्या मापन करते हैं, बुद्धि का, संवेदी प्रेरक, सृजनात्मक योग्यताएं या प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं। अब आप सोचिए 2 से 6 से 12 से 18 माह का कोई बालक है, बालिका है 24 माह की, ठीक है, उसको हम क्या दे रहे हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट दे रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या हम उसका क्या मापन करेंगे यहाँ 1 2 3 4, इसको आप कमेंट करिए। अच्छा सवाल है ये, है ना, यही सवाल जो है नाइस क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, तो इसको आंसर दीजिए। 2 से लेके 18 से लेके 24 माह तक का जो बच्चा है ना, 36 माह भी ले लीजिए, उसको क्या कर रहे हैं, इसी इन्फेंट को, शिशु को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं। तो हम क्या जानना चाहते हैं, क्या हम उसकी सृजनात्मक योग्यता जानना चाहते हैं, क्या प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, क्या बुद्धि, और क्या फिर संवेदी प्रेरक। जो भी लगता है आपको इसको सही उत्तर करिए, कमेंट करिए सही उत्तर क्या है इसका, है ना, आप सभी को बन जाएगा ऐसी पूरी उम्मीद करते हैं, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमने सॉल्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके राजस्थान सेट का 2012, ठीक है। अब एग्जामिनेशन होने वाला है आपका 2023 में, तो अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, जो लोग देने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो सेंड कर दीजिएगा आप एग्जामिनेशन के बाद में, ठीक है। तो फिर क्या होगा, उसके आंसर भी आपको जल्द से जल्द मालूम पड़ जाएंगे कि क्या उत्तर उसका होना चाहिए। आंसर की वगैरह निकालने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, सब्जेक्ट टू टाइम एंड ओन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ओके। लेकिन आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी है, ठीक है, ओके। आप सभी को ऑल द बेस्ट इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। 26 मार्च को आपने सवाल देखे, ये 50 क्वेश्चन देखे, इसको फिर से क्या करिए, एक बार रिवाइज करिए, देखिए क्या इसमें नया कॉन्सेप्ट है, क्या आपको नहीं आता है। अगर 2012 में इस प्रकार का लेवल था, अच्छे सवाल थे, ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब निम्न स्तर के सवाल थे, ना ही मध्यम, गुड क्वेश्चन थे, अच्छे सवाल थे, ठीक है। तो इसको आप तैयार करिए अच्छे से, और फिर 2023 में जो सवाल आएंगे उनको भी देखिए, और फिर आगे आपके लिए लाइन खुली हुई है। 2024 का सेट एग्जाम है, लगभग 1 वर्ष बाद आपको देखने मिलेगा, फिर 2025 का भी, और फिर इसी प्रकार की अन्य बातें। और इसी के साथ साथ अगर आप ये सेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप साथ ही साथ नेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, नेट की एग्जामिनेशन के लिए, तो हम कराते हैं दोनों की तैयारी। नेट का करते हैं तो सेट का आपका ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है सब कुछ, ठीक इसी प्रकार से, है ना, आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ नेट के लिए भी, और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे जून 2023 के बैच के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। डिटेल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर, वहां से ही आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो इस केस में क्या होगा, आपका नेट भी हो जाएगा और आपका सेट भी हो जाएगा,
ठीक है, ओके। जो आपकी सुविधा अनुसार जो लगता है आपको, जिसकी प्रिपरेशन करनी है आपको, बस आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पुरानी वीडियोस जो है सारी देख लीजिए, आपको काफी फायदा होगा इस एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड एंड टेक केयर। ढोला वाले ताल, घूमर 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 घूमे रे।